नमस्ते दोस्तों। हिंदी साहित्य की अद्भुत और क्लासिक कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए सुप्रसिद्ध और वरिष्ठ कथाकार उर्मिला श्रीश जी की लिखी हुई कहानी उस रात चांद खिला था। तो शुरू करें कहानी। इतना बड़ा घर और एक अकेली महिला, कैसा लगता होगा। हर कमरा सजा हुआ, हर कमरे में सभी तरह की सुविधाएं। हर रोज़ बाई झाड़ू पोछा करती है, डस्टिंग करती है, चादरें बदलती है और फिर कमरों का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। बाहर इतना बड़ा लॉन है कि 50 लोग बैठकर पार्टी कर सकते हैं, गीत संगीत का प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन वो भी सूना पड़ा रहता है। सिवाय चिड़ियों और कुत्तों के कोई नहीं आता। तो आश्चर्य की क्या बात है? क्यों नहीं है? कभी कुछ हो जाए तो किसी को आवाज़ तक नहीं सुनाई देगी। पहले अंकल थे तो कुछ लोग आ भी जाते थे, पर उनके जाते ही सबका आना जाना बंद हो गया है। तो भी क्या आश्चर्य, आजकल सबका जीवन ऐसा ही हो गया है, अकेला, अकेलेपन की पीड़ा और चुप्पी में डूबा। इसीलिए तो आए दिन ऐसी घटनाएं घटित होती रहती हैं कि पढ़ते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ दिन हम लोग चर्चा कर लेते हैं, फिर सब कुछ भूल जाते हैं। मैं तो अपना फ़ोन हमेशा पास में रखती हूँ। फिर भी लोग सीख कहाँ लेते हैं। सीखने की प्रवृत्ति होती तो ये पृथ्वी स्वर्ग न बन जाती। स्वर्ग को किसने देखा और कौन लौटकर आया है स्वर्ग से? बस कल्पना में ही स्वर्ग दिखाई देता है, या सीरियल्स में या फिल्मों में। हमारे मन मस्तिष्क से कल्पनाएं ही दूर चली गई हैं। ओह, क्या क्या कल्पना में आता था। तारे तोड़ लाने की कल्पना, चांद पर जाने की कल्पना, आकाश में उड़ने की कल्पना, बादलों में तरह तरह की आकृतियां देखने की कल्पना और सपनों का राजकुमार पाने की कल्पना। बस बस रहने दो। अंतहीन है कल्पना की रहस्यमयी दुनिया, पर वो भी हमसे छीनी जा रही है। याद है, बचपन में हम लोग कल्पना लोक में ही घूमते रहते थे। तो किसने छीन लिया तुम्हारा कल्पना लोक? समय ने, इस क्रूर समय ने, तानाशाही ताकतों ने, तथाकथित तकनीक ने, जो हर पल हमारे हाथों की उंगलियों पर नृत्य करती रहती है, और हमारा मन मन तो कुलाचे भरता रहता है। अच्छा, उंगलियां मन को नचाती हैं या मन उंगलियों को नचाता है? इस तकनीक की वजह से जब तुम दोनों बच्चों से फेस टाइम पर बात करती हो, तब इसी तकनीकी रूपी भगवान की पूजा करती हो या नहीं? अरे, किसी चीज़ की कीमत तो समझा करो। हाँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं। पर सोचो, लोग घर में टीवी के साथ रह लेते हैं, कुत्ते बिल्लियों के साथ रह लेते हैं, पर बुजुर्गों के साथ रहने में उन्हें कष्ट होता है। क्योंकि उसके पीछे मज़ेदार तर्क है। क्या? कैसे तर्क? कुत्ते बिल्ली या टीवी किसी की ज़िंदगी में दखलंदाजी नहीं करते हैं, और इंसान, वो तो इंसानों की ही तरह रहेगा ना। दूध, चाय, पानी और खाना मांगेगा, रोकेगा टोकेगा, आपकी स्वतंत्रता का, प्राइवेसी का हरण करेगा। जबकि आज हम सब अपनी स्वतंत्रता के साथ ही जीना चाहते हैं। त्याग, समर्पण, परिवार की जिम्मेदारी तो खोखले शब्द हो गए हैं। ये बात कैसे कह सकती हो? सब पर यह बात लागू नहीं होती। अगर ये बात 100% सच होती तो ये परिवार नाम की संस्था कब की खत्म हो गई होती। पहले सूप पी लो, फिर बात करते हैं। सुबह से तुमने कुछ खाया भी नहीं है, बहुत थकी भी लग रही हो। थकान तो अपनी जगह है, पर इन दिनों मैं परेशान भी हूँ, अपने आसपास की स्थितियों को लेकर। उनका ही उदाहरण देख लो। किसका? मेरी माँ का, मौसी का, बुआ का, पुणे में रहने वाली मेरी दोस्त का। मेरी भाभी के पिता तो ज़्यादातर हॉस्पिटल में ही रहते हैं, भाभी ही बेचारी भाग दौड़ करती रहती हैं। तो क्या ये सारे लोग अकेले रह रहे हैं? जी, सब अकेले रह रहे हैं, अपने अपने कुत्ते या बिल्लियों के साथ, अपनी प्राइवेसी के साथ, अपनी पर्सनल आज़ादी के साथ। क्या तूने कुत्ता नहीं पाला है? आखिर ये जीव कहाँ जाएंगे? कौन रखेगा? कौन खिलाएगा? हमारा पूरा पौराणिक और धार्मिक साहित्य जीव मात्र के भीतर ईश्वर के अंश की बात करता है, फिर उनसे कैसी शिकायत? बिल्कुल ठीक, यही तो मैं कहना चाहती हूँ कि जब हम इनके बारे में सोच सकते हैं, इनके साथ रह सकते हैं, इनकी देखभाल कर सकते हैं, तो अपने बुजुर्गों के बारे में क्यों नहीं ऐसा सोचते हैं? तू तो हाथ धोकर ही पीछे पड़ गई है।
मेरी माँ अकेली रहती है। पीछे के कमरे में एक परिवार रहता है, उसके बच्चों से हलचल रहती है। तीनों बहुएं उन्हें अपने पास नहीं रखना चाहती। अच्छा, मज़े की बात यह है कि वो भी किसी के साथ नहीं रहना चाहती। अपने हिसाब से खाती पीती हैं, पर रात में उन्हें बहुत बुरा लगता है, डरती भी हैं। मृत्यु से भी भयाक्रांत रहती हैं कि कभी सोती ही न रह जाएं। पर मुझे उनसे ज़्यादा अपनी सास की भी चिंता रहती है। एक बेटा बाहर चला गया, दूसरा बेटा दूसरी जगह रहता है। देखभाल के लिए 24 घंटे के लिए लड़की रहती है। कई बार लगता है कि वे लड़कियां कितना ध्यान रखती होंगी उनका। दूसरी कहानी मेरी मौसी की सुनो। मौसा जी बाहर रहते, उनकी भी सास जिंदा हैं, वो अपनी लड़की के पास रहती हैं। मौसा जी भाग दौड़ करते रहते हैं। अगर मौसी अपनी सास को अपने साथ रख लें तो कितनी बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा। एक बार मैंने मौसी को कहा भी था तो कहने लगी, वे यहाँ आएंगी तो बाकी का परिवार रिश्तेदार सब यहीं चढ़े रहेंगे। 2-3 बाइयाँ रखनी होंगी सो अलग। अभी तो मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जीती हूँ, कोई बंधन नहीं, कोई पाबंदी नहीं। एक लंबी आह उसके मुंह से निकली और ओ माय गॉड दूसरे के मुंह से। मेरी दोस्त का भी वही हाल है, एकदम अकेली, बीमार। कैंसर हो गया था उन्हें, आए दिन हॉस्पिटल जाना पड़ता है। मैं समझा समझा कर हार गई कि किसी को रख लो, किराए से या पेइंग गेस्ट। घर में रौनक रहेगी, सपोर्ट रहेगा, पर उन्हें किसी पर भी विश्वास नहीं है। बाहर के लोग उन्हें चोर और लुटेरे नजर आते हैं। उन्हें लगता है कोई भी उनका गला दबा कर लूट कर ले जाएगा। कितने रिश्तेदार हैं, और पुणे में तो पढ़ने वालों की कमी नहीं है। हम लोग कैसे अपने रिश्तेदारों के घरों में रहकर पढ़ा करते थे। अरे छोड़ो भी, विषय बदलो। सारे लोग ऐसे तो नहीं हैं। तुम अपनी कहो, कैसी हो, क्या कर रही हो, कुछ सोचा है अपने बारे में? क्या सोचूं, मेरा भी वही हाल होगा। हम लोग तो इतनी बात भी कर लेते हैं, हमारे बच्चे तो इतना भी नहीं सोचेंगे। तू दुनिया को समझाती है, खुद नहीं समझती है, अपनी जिंदगी के बारे में नहीं जानती। 6 साल की मेहनत के बाद जब तक मकान बनकर तैयार हुआ, पता चला उसमें रहने वाला कोई नहीं। उसका इंटीरियर, गार्डन, सब कुछ इतना खूबसूरत और क्लासिक है कि देखने वाले अचंभित रह जाते हैं। लेकिन क्या फ़ायदा, दोनों बेटियों को अपने जॉब से फुर्सत नहीं। उनके बच्चे तो आना ही नहीं चाहते। ना कुछ बनाने का मन करता है, ना खाने का। पेट भरने के लिए 4 रोटियां बना लेती हूँ। अरे यार, ये भी क्या बात हुई, बिंदास होकर जियो, इतना भी क्या सोचना। एनजीओ से सेवा करने के लिए लड़के लड़कियां बुलाकर रख लो, बस पैसा होना चाहिए। ये भी ठीक है, सेवा का एक नया ढंग है, नया व्यापार। मैं भी रिटायरमेंट के बाद किसी ना किसी को रख ही लूँगी। रिश्तेदारों की मेंटेलिटी तो ये बन गई कि बूढ़े लोगों की सेवा कौन करे, इसीलिए वे आना नहीं चाहते हैं। सच कहूँ तो अभी से बहुत बुरा लगने लगा है। सचमुच मेरा तो मन करता है कि सबके साथ रहूं। मैं तो संयुक्त परिवार में पली बड़ी हूँ। पूरा परिवार साथ में रहता था, सबके साथ खाना, सोना, बैठना, खेलना, मस्ती करना। और यहाँ शाम से ये अकेलेपन का जो अंधेरा पसरने लगता है, वो रात होते होते भयानक हो उठता है। रात रात भर जगती रहती हूँ। कोई आवाज़ आती तो लगता है चोर घुस आया है, या भूत तो नहीं है, या किसी आत्मा का साया तो नहीं है। बच्चों की याद आती है। मन में बार बार यही सवाल उठता है कि पैसे की चाह ने, महत्वाकांक्षाओं के चलते हमने उन तमाम सुखों को बाहर भेज दिया है जो बच्चों के साथ रहने में, उनके साथ खेलने खिलाने में मिलता है। सब कुछ है, सब कुछ सिवाय बच्चों के। क्या बकवास कर रही हो? किसी बात को अनदेखा करने से वो बात खत्म तो नहीं हो जाती। बस हम अपनी निगाहें फेर लेते हैं। हो सकता है। बातों का कनस्तर खाली हो गया था। एकाएक ही दोनों चुप हो गईं। दोनों के बीच फैलती गहराती खामोशी ने वातावरण को और उदास बना दिया था। बाहर खिड़की के पार पेड़ों पर, बोगनवेलिया पर, खिड़कियों के पल्लों पर असंख्य परिंदे चहचहा रहे थे। उनके कलरव से पैदा हुआ संगीत चारों ओर गूंज रहा था। उसने दूसरी खिड़की से देखा, आम का विशाल सघन छितराया हुआ वृक्ष, जिसकी शाखा की पत्तियों में हरितिमा की उजास फैली हुई थी। हौले हौले पत्तों से उठती सरसराहट कानों को मधुर लग रही थी। उतरती धूप की तपिश में शीतलता घुलने लगी थी। दिन में कितनी चहल पहल थी, रौनक थी, आवाजाही थी, पर शाम होते ही धूसर रंग की नीरवता फैलने लगी थी। यह कॉलोनी मुख्य सड़क से कटकर भीतर को आती थी।
लगभग 8-8 बंगले सड़क के दोनों ओर बने थे। 7-8 बंगले खाली थे और बाकी में 2-2 या 4-4 लोग रह रहे थे। गाड़ियों की कतार आदमियों से ज़्यादा थी। शिखा ने पहले तीनों कमरों की लाइट जलाई, फिर मंदिर में दीपक जलाया। महादेवी वर्मा की पंक्तियां उसे याद हो आईं। एक टक वो दीपक की लौ को देखती रही। हर दिया अकेला ही होता है जलने के लिए। क्या इनमें जीवन का कोई दर्शन छिपा है कि अकेले आए हो अकेले ही जाओगे? अपने कर्मों की लौ से कुछ प्रकाश विकीर्ण कर जाओ। ओह, उसने अपने ख्यालों को वहीं झटक दिया। वो पीछे के आंगन में देखने गई, जो अब शांत था। तुलसी का बड़ा सा गमला अंधकार में डूब गया था। किचन में जाते हुए सिरहन सी होने लगती है। सामने के कमरे में बुक शेल्फ रखी थी, कुछ कविताओं की किताबें, एक सीडी प्लेयर, लेकिन सब अनछुए। सब कुछ अब मोबाइल में रहता है। इतनी लंबी शाम, इतनी खामोश शाम। शिखा ने टीवी ऑन कर लिया था। उन दोनों ने खाना खाया, समाचार सुने, बच्चों से बात की, फिर भी समय नहीं कट रहा था। टीवी बंद करके सो जाओ। टीवी बंद कर दो तो घबराहट होने लगती है। चलता रहता है तो लगता है कोई बात कर रहा है, आवाज़ें सुनाई देती रहती हैं। रात में वहीं चली जाया करो, वहाँ भी यही हाल रहता है। सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। वहाँ तो और चारों तरफ से बंद हो जाते हैं। यहाँ तो कम से कम सड़क दिखती है। तब तो तुम्हें किसी को रख ही लेना चाहिए। किसको रखें? सब अपने अपने में व्यस्त हैं। कई बार तो कोई फ़ोन तक नहीं उठाता है। दोनों बच्चे चाहें तो रात में आकर सो सकते हैं, पर नहीं आते। वहाँ भी हमें अलग कमरे में सोना पड़ता है। बच्चे अपने कमरे में सुलाएं तब भी कोई बात समझ में आती है। कहते हुए शिखा ने लंबी सांस और आह भरी। शाम को हंसती खिलखिलाती, हर काम को फुर्ती से करती शिखा का इस समय दूसरा ही चेहरा नजर आ रहा था, उदास, बुझा बुझा, सहमा हुआ। तेज धूप जैसे रंगों को उड़ा देती है, वैसे इस खामोशी ने उसके चेहरे के रंग उड़ा दिए थे। न उसकी आंखों में नींद थी, ना ही शिखा की आंखों में। क्यों सब एक दूसरे से दूर हो गए हैं? पहले क्या मजबूरी में रहते थे परिवार के लोग, या मन में प्यार होता था, लगाव होता था, सेवा का भाव रहता था, या स्वार्थ का, या दबाव? वो धीरे धीरे अवसाद में डूबने लगी। सवाल जवाब अनसुलझे थे। सो जाओ ना। इधर जल्दी सो जाते हैं तो उधर जल्दी नींद खुल जाती है। उस समय तो और भी बुरा लगता है। पुरानी बातें याद आने लगती हैं। सबसे खराब और दुख भरे दिन। कितना कष्ट सहा था, कहकर शिखा सिसकने लगी। उसकी सिसकियां होठों से निकलकर पीठ पर लहराने लगीं। वो घबराकर उनके पास जा बैठी, पीठ थपथपाती, सिर पर हाथ फेरती, एकदम चुप, स्तब्ध। क्या ऐसे ही भाभी के पापा भी जागते होंगे? मेरी सास भी जागती और रोती होगी। रात रात भर जाग कर रात के सन्नाटे को छाती से बाहर ढकेलती होगी। वृक्ष पर सोए परिंदे घोंसलों में सो रहे थे। खिड़की के ऊपर घोंसले में गिलहरी अपने बच्चों के साथ सो रही थी। कोने में छुपे चूहे, दीवारों पर चिपकी छिपकलियाँ, मच्छरदानी के बाहर भिनभिनाते मच्छर, बाहर भौंकते कुत्ते, दूर से आती रेल की हल्की आवाज़, हल्की हल्की बहती हवा, डूबता हुआ रहस्यमय चांद, चांद के आसपास दिखती अजीब सी आकृतियाँ, आसमान के नीचे छाए बादल जो कभी चांद तारों को छुपा लेते थे तो कभी कभी उनकी झलक दिखला देते थे। इन सबके बीच वो जीवन की सुंदरता को क्षण क्षण क्षीण होते देख रही थी। दिन में स्वयं पर हंसती थी कि रात में ऐसा क्या हो जाता है कि सब कुछ बदला बदला नजर आता है। हर रोज़ वो अपने आप से वायदा करती थी कि आज गहरी नींद में सोऊंगी, कुछ भी नहीं सोचूंगी। वो सहज ढंग से सारी परिस्थितियों को आत्मसात करेगी। मगर यही तो प्रकृति है, यही तो दिन और रात में अंतर है। शायद इसीलिए उसे यहाँ एक रात व्यतीत करना भारी पड़ रही थी। तो उन लोगों, यानी माँ को, सास को, भाभी के पापा को, उसकी मित्र को यही सब महसूस होता होगा। ऐसी ही यातना, ऐसे ही सवाल झेलने पड़ते होंगे। अपना दुख बांटती, तर्क वितर्क करती, अपने तर्कों से सबको पराजित करती वो इतना कमज़ोर और तन्हा महसूस कर रही है। उसे एहसास हुआ कि या तो आंखों के सामने अंधकार छा गया है, या रुलाई के भावावेग से उठते आंसुओं ने आंखों को भर दिया है। मन की कंदराओं में क्या फड़फड़ा रहा है? उधर शिखा चुप थी, लगातार चैनल बदलती हुई, उठती बैठती, बाथरूम जाती, पानी पीती, आंखों को मलती मूंदती। उसे लगा
शिखा को जोर से अपने सीने से लगा लेना चाहिए। संभवतः 2 हफ्ते बाद की बात रही होगी। रविवार का दिन था, धूप की चमक में चमकता दिन, छुट्टी का दिन, एकांत की छलछलाहट का दिन, जब रद्दी वाला, सब्जी वाला, माली, कालीन बेचने वाला, झाड़ू बेचने वाला, मजदूर और बाइयाँ आ जा रही थीं। वो चकित थी कि दिन भर हलचलों, आवाज़ों, चीख चिल्लाहटों से भरा ये घर कैसे रात्र की मनहूसियत को ओढ़ लेता है। वो हंसी अपनी ही बात पर। घर में कुछ कुछ काम चल रहा था। मसलन एल्युमिनियम के पाइप कमरे से लेकर बाथरूम तक लगाए जा रहे थे। कोने में व्हील चेयर रखी थी। छोटा फ्रिज कमरे में रखा जा चुका था। पलंग, सोफ़ा, कुर्सियाँ, अलमारी सब यहाँ से वहाँ शिफ्ट किए जा रहे थे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्या हो गया है और वो क्या करने जा रही है। असल में वो ये सब उनके लिए कर रही थी जिनका चेहरा देखना पसंद नहीं करती थी। जीवन भर उन दोनों के बीच शीत युद्ध चलता रहा था, जिसमें उसके पति को हमेशा पिसना पड़ा था। लेकिन ना आज पति हैं, ना वो नफरत। दीवारों को तोड़ने की प्रक्रिया फकत बाहर ही नहीं चल रही थी, अपितु मन की दीवारें भी ढहाई जा रही थीं। क्या बात है? शाम को कुछ लोगों को डिनर पर बुलाया है। कौन कौन आ रहा है? जिनको आना है वे तो आ ही रहे हैं, पर उनको देखकर तुम विस्मित रह जाओगी। हालांकि मरते वक्त तुम्हारे पापा ने मुझसे कुछ नहीं कहा था, मगर मैं जानती थी कि वे अपनी माँ को बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। उनकी हर छोटी बात का ख्याल रखते थे। सोचा वो अकेली रह रही हैं उन एनजीओ की लड़कियों के सहारे। मैं भी यहाँ अकेली हूँ। एक रिश्ते के नाते ना सही, एक इंसान के रूप में मैं उनकी बाकी ज़िंदगी आराम से गुजर जाए, यही चाहती हूँ। उसका गला भर्रा उठा। शाम को उसकी मौसी, उसकी सहेली शिखा और शिखा के साथ रहने वाली महिला सब एकत्रित थे। कमरा ठसाठस भरा था। सामने वाला कमरा जो हमेशा बंद रहता था, उसे मेहमानों के लिए तैयार कर खोल दिया गया था। घर में अनेक प्रकार के फलों, सब्जियों, पुलाव की सुगंध आ रही थी। ठहाकों के बीच रात्रि का प्रथम प्रहर गुजर रहा था। वो उनकी थाली लगा रही थी और वे यानी अम्मा फेसबुक पर अपनी बेटी से बात कर रही थीं। आज उसे गुजरती हुई रात से भय नहीं लग रहा था। सन्नाटे में डूबी रात्रि मन को व्याकुल नहीं कर रही थी। वर्षों बाद उसने अपने बेडरूम की खिड़की खोली। वृक्ष की शाखाएं झूम रही थीं। विस्मित होकर वो आसमान की तरफ देखने लगी, जहां चांद खिला था। अभी आप सुन रहे थे उर्मिला शिरीष जी की लिखी हुई कहानी उस रात चांद खिला था। आज अकेलेपन की ज्वलंत समस्या को लेखिका ने बहुत ही खूबसूरती से वार्तालाप के रूप में कहानी में पिरो दिया है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।